बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छी खबरें नहीं है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है वो बड़े फैसले करने पर मजबूर हो रहा है। वजूहात ये हैं कि अवाम ने एहतियात करना छोड़ दी है। कोरोना वायरस गया नहीं है, लेकिन मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी ये बात कह चुकी हूँ, दोबारा दोहरा रही हूँ कि न जाने क्यों हमने इतनी बदएहतियाती शुरू कर दी है। पंजाब में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, बच्चों की सेहत जो है अब वहां पर रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है। लेकिन कोरोना वायरस के लिए हमारी अवाम की जानिब से जो SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फैसला किया है कि बड़े सख्त फैसले होंगे, नोटिफिकेशन होगा। आज भी जो खबरें आई हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन जाहिर है इस अहम तरीन मामले पर हमने बात जरूर करनी है। लेकिन एक जानिब जब हम सियासी मंजरनामे की बात करते हैं तो PDM का लोग कह रहे हैं, तज्जियाकार कह रहे हैं कि धड़न तख्ता हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है इस PDM के अंदर। कल रात से खबरें ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं है, ज़ाहिर तबीयत ख़राब है, बुखार वगैरह हो गया है। और फिर खबर आई कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी भी तबीयत नासाज है। तो ज़ाहिर सोशल मीडिया पर तमाम ही लोगों ने दोनों शख्सियात को कहा कि अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हों। लेकिन आज हमने वक्त मांगा सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब से। ये वो शख्सियत हैं जिनको डिप्टी चेयरमैन के लिए भी नामजद किया गया PDM की जानिब से, लेकिन ज़ाहिर है वो डिप्टी चेयरमैन तो नहीं बने। PDM के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। क्या वाकई PDM जो है उसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है, और ये जो सारी तहरीक है क्या ये क्वेश्चन होना शुरू हो गई है या नहीं? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, रहनुमा है JUIF के, और उनको सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। सेंटर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने GTV को वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब की तबीयत कैसी है, और क्या आप लोगों की ये PDM के बारे में जो चेमगोइयां हो रही हैं, वो MRD की तहरीक कई लोगों ने देखी थी, अब उनकी ज़ाहिर है माजी की यादें में रह गई है, लेकिन PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। देखिए, मौलाना साहब की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, यानी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की। आप अगर थोड़ा सा माजी की तरफ जाएंगे तो जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश की है। जो भी तहरीकें चली हैं अयूब ख़ान के दौर में, फिर उसके बाद जो कौमी इत्तेहाद बनी भुट्टो साहब के दौर में, उससे पहले एक और इत्तेहाद बनी जो अपोजिशन की जमातों पर मुश्तमिल थी, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब उनकी क़यादत कर रहे थे। और उसके बाद फिर MRD बनी, उसमें भी हमारा किरदार, और मैं ख़ुद तकरीबन कई साल जेल भी रहा, और मेरी सज़ा में जो है वो कैद बा मुशक्क़त और 10 करोड़ की सज़ा भी थी। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए तो उनके ख़िलाफ़ भी हम तहरीक में थे, जमातों को इकट्ठा किया और MMA बनी। अब जो ये सिलेक्टेड हुक्मरान आए तो उस मौके पर भी हमने कहा, बल्कि हमने नहीं कहा, तमाम जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, पीपल्स पार्टी समेत, बल्कि ये सिलेक्टेड का जुमला जो है ये बिलावल भुट्टो साहब का है। तो हमने इनको सेलेक्ट भी कहा, बदतरीन दांदली कहा, और यहाँ तक कह दिया कि हम इस हुकूमत के फैसलों को भी नहीं मानेंगे, और यहाँ तक भी बात चली कि हम इस्तीफे देंगे, लेकिन दोस्तों के कहने पर हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो अब फिर आपने देखा जो बयानिया था PDM का, जी सर, PDM की उस बयानिए को लेकर हमने JUI ने 15 मिलियन मार्च किए पूरे मुल्क में, और फिर आज़ादी मार्च किया और पुरअमन मार्च रहे। फिर जब PDM बनी तो हम तो ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब एक बड़ी तहरीक वजूद में आई है, तो अब इस सिलेक्टेड हुकूमत को हम घर भेज देंगे। मकसद सिलेक्टेड हुकूमत नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर उनकी जो पॉलिसियाँ हैं अभी आपके सामने हैं सारी चीज़ें। जो मईशत का मसला है, हमारी जो इकॉनमी मसाइल हैं, आप देख रहे हैं इस दफ़ा बजट में 70,000 के करीब पोस्टें आई थी। पैसा न होने की वजह से वो पोस्टें जो हैं ड्रॉप की गई, और
मौजूदा हालात में आपने देखा कि तमाम मकातब फ़िक्र यानी तमाम मुलाजिमीन, चाहे वो किसी भी दर्जे के हैं, मज़दूर से लेकर मेहनतकश से लेकर ऑफिसर तक, टीचर से लेकर डॉक्टर तक, वकला तक, और तमाम तबकात ने सियासी जमातों के अलावा एहतजाज किया इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। और आज सूरत हाल इस हद तक पहुंची, आप यकीन जानिए कि गुर्बत का शरह इतना बढ़ गया है और लोग इतने मजबूर हैं कि अपनी औलाद को या बेच रहे हैं या अपने हाथ से ज़िबा कर रहे हैं या समंदर बुर्द कर रहे हैं, दरिया बुर्द कर रहे हैं। तो ये PDM बनी इस मकसद के लिए कि कौमी ख्वाहिशात के मुताबिक इस मुल्क को जो है एक जमहूरी और एक फलाही रियासत बनाने के लिए मैं एक चीज आपसे जानना चाह रही थी, जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी सेंटर साहब, वो शायद वहीं रह गया है। पूरी कौम यानी तवक्को रख रही थी कि अब एक मजबूत तहरीक सामने है और हम भी साथ देंगे। तो जाहिर है कि हम चाह रहे थे कि इस किस्म की जालसाजी का आइंदा रास्ता रोका जाए। जहाँ तक आपने मौलाना फजल रहमान साहब की तबीयत की बात की है, इंसान है, मौलाना साहब ने 2.5 साल 3 साल मुसलसल तहरीक की क़ियादत की, जद्दोजहद की, और इस उम्र में अल्लाह के फजल करम से वो कंटेनरों पे भी चढ़े। बीमारी, कहीं ज़ुकाम, कहीं खांसी, कहीं बुखार, ये तो इंसान को हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। मौलाना साहब बड़े बहादुर, जुर्रतमंद, ज़ीरक इंसान हैं। उनकी पूरी कोशिश होगी कि अपनी PDM को बचाएं, लेकिन PDM की एक जमात ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि कौम में भी मायूसी पैदा हुई है और PDM की जो दीगर जमातें हैं उनमें भी मायूसी पैदा हुई है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को जो उन्होंने अपना इजलास बुलाया है उसमें वो क्या फैसला करती है। ठीक है मौलाना साहब, यहाँ तक बात आ गई है। अब एक सवाल जो कि जुबान ज़दे आम रहा और बात होती रही इस पर, वो ये कि एक जानिब आप लोग PDM, पूरी मुश्तरका PDM जो है वो बड़े तमाम ही इदारों के खिलाफ एक जो बयानियाँ रखती है वो बड़ा ख़तरनाक बयानियाँ है। फिर उसके बाद आप लोगों की ख्वाहिश कि आपको आला ओहदे भी मिल जाएं, ये कैसे मुमकिन है? रियासत मुखालिफ बयानियाँ हो और फिर आला ओहदों की ख्वाहिश हो, ये एक साथ तो नहीं चल सकता सर। देखिए, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ से हट जाएं तो हमें कोई मनसब मिल सकता है। मैं तो समझता हूँ कि हम अपने उसूलों पर हज़ारों ऐसे मनासिब कुर्बान कर सकते हैं। हमने रोज़ अव्वल से, आप देखिए 35 साल से तो मैं भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, मेरा कायद भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, मेरे साथी वज़ीर आला रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके वज़ीर रहे हैं, मैं मरकज़ में भी वज़ीर रहा हूँ। इस सिस्टम में रहकर हम अगर दामन बचा के चले हैं, हमारे दामन पे अगर बदनुमा दाग नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि हमने कभी अपने उसूलों को कुर्बान नहीं किया, हमने कभी मनफात बख्श किसी अहदे के पीछे दौड़ नहीं लगाई। तो इसलिए अगर मैं समझता हूँ जो आपने बताई, मेरे जहन में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अगर आपने बताया कि मुझे इस मनसब पर रोकने के लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक हुई है, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे इदारे इस तरह हमारा रास्ता रोकते हैं और हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। सियासत है, सियासतदानों का काम है, इदारे हैं, उनका आइन ने किरदार मुतय्यन किया है। अगर हम सब अपने दायरे में रहकर अपना किरदार अदा करें तो न मौलाना फजल रहमान कोई सख्त बात कर सकते हैं, न मैं कर सकता हूँ, न पीपल्स पार्टी, न मुस्लिम लीग, न कोई और जमात। तो इसलिए हमारी ये पूरी जद्दोजहद इस मकसद के लिए है कि आइन पर अमल दरामद हो, शफाफ इलेक्शन हो, हर इदारा अपने दायरे में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे। तो हम तो तरक्की के
के शाहराह पर गामजन हो सकते थे। आज आप हमारी GDP ग्रोथ देखें कि गुज़िश्ता जून में जो बजट इन्होंने दिया 0.4, आप बताइए कि ये कोई बजट है। और फिर अगला बजट जो आने वाला है, कर्जे लेकर असासे बेचकर, अब सुना है कि स्टेट बैंक को जो है वो प्राइवेट हाँ, तो देखें ये ऑर्डिनेंस, अब ये सदारती महल जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है। कौमी असासों को कल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कल आप अपने इदारों का, आपके पास मुश्किलात आएंगी, आप अपने इदारों को कैसे चलाएंगे, आर्मी को कैसे चलाएंगे, आप पुलिस को कैसे चलाएंगे। इसी तरह जो बाकी इदारे हैं जो रियासत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनकी क्या पोजीशन हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि ये मुल्क को बेहतर बनाने जा रहे हैं या मुल्क को बेचने जा रहे हैं। तो हमारी जहां तक बस चलेगा हम तो इंशाल्लाह सद्दराह बनने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं ये जानना चाह रही थी मौलाना साहब कि जरा ये भी तो बताएं कि बहुत सारे तज्जियाकार लिख रहे हैं, आप खुद भी पढ़ रहे होंगे, कॉलम्स हैं, तबसरे हो रहे हैं कि जो PDM थी वो तो अब कहीं खो गई है। अब मेरे मुंह में खाक कह लें आप या कुछ भी कहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई अब जो कुछ भी है ये तदफीन के मरहले से गुजर रही है। क्या कहिएगा मौलाना साहब? अल्लाह न करे आपकी ख्वाब पूरी न हो। बात यह है, देखिए जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, वो बड़े ज़ीरक और दूरंदेश इंसान हैं। और ये जो तहरीकें हैं ना, ये तहरीकें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, और हर एक यही सोचता है कि ये तहरीक है, तहरीक के जो मकासद है जब ही पूरे हो जाएंगे तो तहरीक भी कर सकती है। आज अगर पीपल्स पार्टी ने ये रवैया इख्तियार किया है, कल कोई और पार्टी भी कर सकती है, तो हम फिर किस किस का रोना रोएंगे। तो इसलिए हम अपने उसूलों पर कायम हैं। अच्छा। और जो हमारे दोस्त हैं, जो हम मिलकर चल रहे हैं, जो बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, JUI है, MMA की 2 जमातें शामिल हैं, तो हम नेकनियती के साथ इस मुल्क के फलाह के लिए, इस मुल्क को माशी बहरान से बचाने के लिए, गरीब को सहारा देने के लिए, गुरबत के खात्मे के लिए एक जोहद मुसलसल कर रहे हैं। कोई आए साथ चले, नहीं चल सकता उसमें हिम्मत नहीं है, उसकी मर्जी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब पर किसी के आने या जाने का कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, यानी मौलाना फजल रहमान साहब चाहते नहीं है कि आए या जाएं, जो है सो है। एक ब्रेक ले लेते हैं। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी रहनुमा JUIF हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ और अहम सवाल हैं जो कि मैं जानना चाहती हूं उनसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी रहनुमा JUIF, और उनसे ज़ाहिर कुछ सवालात के जवाबात हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचाएं। मौलाना साहब ज़रा ये तो फरमाइएगा कि हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मौलाना फजल रहमान साहब को कह रहे हैं कि वो JUIF से रब्ता कर लें, और क्योंकि PDM ने JUIF को जो है वो एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, इससे ज़्यादा कोई हैसियत दी नहीं गई है मौलाना को। क्या कहिएगा? एक टिक तो ये है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट पुश कर रहा है, दूसरा ये है कि वो इजरायली कैंप में चले गए हैं, इसलिए मैं उन पर कोई तबसरा नहीं करता। अब वो पार्टी में नहीं रहे, ना उसकी अब कोई पार्टी में है। पार्टी में जब नहीं रहे तो बात ही ख़त्म हो गई, तो उनकी गुफ्तगू पर मैं कोई तबसरा नहीं करता। रोज़ाना वो TV पे आके वही सबक पढ़ता है, तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमने अपना काम करना है।
चले ठीक है, आप हाफिज हुसैन अहमद साहब पे तबसरा नहीं करना चाहते आप जी, लेकिन ये तो बताइए कि मौलाना साहब जो हैं वो मरियम बीबी के साथ पूरे लाओ लश्कर को लेकर नैब में जो उनकी पेशी थी मरियम बीबी की, जो कि जाहिर है वो कैंसिल हो गई, लेकिन पूरे लाओ लश्कर को ले जाने की क्या वजह थी? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि अगर नैब ने उनको भी बुलाया तो वो इससे ज्यादा लोग लेकर पहुंचेंगे नैब के दफ्तर? देखिए, बुनियादी तौर पर जब ये इदारा बन रहा था और कवानीन बन रहे थे तो JUI वाहिद जमात है जो उस वक्त भी इसकी मुखालफत की। हमने कहा कि इदारे मौजूद हैं, आप इदारे बनाते जाएं, अगर वो इदारे सही काम न करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा जो कवानीन हैं उन पर आप अमल दरामद किया करें। तो हमने रोज़े अव्वल से नेब के कवानीन को तस्लीम नहीं किया। उसके बाद फिर आपने इस दौर में, ख़ास तौर पे माजी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस दौर में जिस तरह नेब ने सियासी जमातों की पगड़ियाँ उछाली है, जिस तरह सियासतदानों के साथ किया है, वो तो आपके सामने भी ज़ाहिर है, पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर है। जहाँ पनामा लीक्स की बात आती है तो वहाँ इकामा निकल आता है। तो ये मतलब वो कोई इदारा है या ये इंतकामी इदारा है? हम इस हक़ में हैं कि एहतिसाब होना चाहिए, कड़ा एहतिसाब होना चाहिए, लेकिन एक तरफा एहतिसाब नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपोजिशन का नहीं होना चाहिए। देखिए, मौजूदा हुकूमत जिस तरह उसने करप्शन की है और कर रही है वो पूरी कौम के सामने है। चीनी चोर, आटा चोर, और इसी तरह मालम जब्बा का केस और BTR, और ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। फिर आलमी इदारा ने जिस तरह इनको नंगा किया और उनकी करप्शन को वाशिकाफ किया, तो उससे आगे और क्या हो सकता है? क्या नेब अंधी है? नेब की नज़र उधर नहीं पड़ती? नेब को पता नहीं है? तो हम कहते हैं कि ये जो एक तरफा कार्रवाई है या सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। और बीबी मरियम के साथ भी, बीबी मरियम के साथ हमने इजहार यकजहती के लिए उनके साथ पुरअमन तौर पर नेब के दफ्तर तक जाना चाहते थे, लेकिन नेब ने मेरे ख्याल में पहली मर्तबा दानिशमंदी से काम लिया, जो पेशी थी उसको मुलतवी किया। तो नेब ऐसा इदारा बन गया है कि अपोजिशन की पगड़ियाँ उछालना, मुखालिफिन की पगड़ियाँ उछालना, और ये भी हुकूमत की दबाव में आकर इंसाफ पर मबनी फैसले करे, किसको इतराज़? लेकिन नैब इन्फ्लुएंस नहीं है, ये नैब बार बार कह रहा है, नैब के तर्जुमान भी कह रहे हैं। ये बात यहीं पर रोक लेते हैं, ज़ाहिर आपका मौक़िफ़ है, आप दे रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ ज़रा ये तो बताएं, बड़ी तहकीक कर रहे हैं आप लोग, बड़ा आप लोगों के इज्तिमात होते रहे सेंटर साहब, क्या ये तहकीक की कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका जब नाम पुकारा गया सेनेट में तो आपने तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पहले जाकर वोट दिया, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका नाम पहले था, आपने जाके यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे दिया, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने डिप्टी चेयरमैन के लिए आपको वोट नहीं दिया? नाम कुछ अता पता चला उनका या नहीं? देखिए, मेरे इलेक्शन से ये बात साबित हो गई कि मौलाना साहब का 2018 25 जुलाई को जो बयानिया सामने आया उसकी तस्दीक और तौसीक हो गई। अच्छा। कि सेनेट जो ऐवान बाला है, यहाँ दबाव धांधली इसका तसव्वुर भी नहीं था, मगर आपने देखा कि जब मेंबर हाल में दाखिल हुए तो वहाँ पहले से कैमरे लगे हुए थे, चलो उनको तो उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद जो 7 वोट गिलानी साहब को नहीं मिले और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उन्हें गलत मुस्तरद कर दिया, वही 7 वोट जो है वो आगे फिसल गए। अब उन पर किसका दबाव था, अच्छा, किसने उनको पैसे दिए, क्या किया, वो तो वक्त बताएगा।
वक्त बताएगा, वक्त कब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब आज के लिए, क्योंकि जो अभी तक की सियासत है उसमें सब कुछ ही मुबहम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त देने के लिए। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, रहनुमा JUIF, हमसे बात कर रहे थे। मालूमात नहीं हो सकी, पता नहीं चल सका कि किसने वोट नहीं दिया, किसने वोट मांगा था, और ये PDM जो मुस्तकबिल है ये सवालिया निशान ही है। लेकिन इस वक्त जो सवालिया निशान हमारे लिए है वो ये कोरोना वायरस भी है, जिसके लिए मैं बार बार, जैसे मैंने इब्तिदाइया में कहा, कि हम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पंजाब से कल खबर आई, उसने बहुत ज्यादा मुझे भी और बाकी सारे लोगों को परेशान किया कि ये मोहलिक वबा जो है ये बच्चों को अपनी लपेट में ले रही है। बताया गया कि लाहौर के तकरीबन 176 बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं मस्बत। अब हमारे जहन में ये सवाल है कि क्या बच्चों को ये कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है या नहीं। बच्चों का जो स्कूल का एक सिस्टम है वो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल से शुरू हुआ है, वो कैसे चलेगा, चलेगा भी कि नहीं चलेगा। पंजाब में आज फिरदौस आशिक इमान साहिबा ने ये कहा कि अगर कोई शख्स बगैर मास्क के हमें दिखाई दिया तो हम उसको जुर्माने के तौर पर लॉकअप करवा देंगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आवाम सुन ही नहीं रही तो फिर क्या करेगी इंतजामिया। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने आज हमें वक्त दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़ाहिर वाइस चांसलर हैं UHS के, और उनसे बात करेंगे। काशिफ मिर्जा, सदर ऑल प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ कंसर्न्स हैं हमारे स्कूल्स के हवाले से भी कि क्या पेशरफ्त होगी, इस पर बात करना चाहेंगे। जरा काशिफ, मैं आपसे पहले बात कर लेती हूँ। काशिफ साहब, मामला ये है कि जो स्कूल्स हैं वो तो ज़ाहिर है किसी ना किसी तरह खोलना ही पड़ गए हुकूमत को, लेकिन जो टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के और जो नंबर्स आ रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग है। क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं आप लोग स्कूल्स के लिए? देखिए जी, हमने तो अपने स्कूल्स के स्ट्रेटजी बहुत वाज़ेह की है, और उसमें जो अब तक जो है वो वाज़ेह है कि जो पूरी दुनिया में WHO ये कह रहा है कि 36 लाख में से एक बच्चा जो है मुतासर होता है। तो हैरान कुन बात ये है कि हमने अब से हफ्ता 10 दिन पहले दिया था, जो हमने 31 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया हुआ है। जैसे ही हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, लेकिन मुतवातर से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जनाब बच्चों में एकदम इसकी रेशियो बढ़ गई है, और जितनी अलार्मिंग ये रेशियो ये बताई जा रही है, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ने तो स्टैट्स जो बताए, एक से ये खबर मिली कि लगभग 15,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो मुतासिर हो चुके हैं, और वो उनका जो है वो डाटा इकट्ठा हो चुका है। और वो मैंने की खबर ये भी थी कि पंजाब भर के अंदर ये तादाद 1 लाख बच्चों से ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अगर 15,000 भी इन्होंने डाटा दिया है तो 15,000 टेस्ट इन्होंने कर लिए हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त 50,000 के जो टेस्ट हुए तो उसको करने में ही 8 से 10 माह को लगे थे। तो यही अंदर हम चुनाव करते हैं। तालीमी अदारों का अर्ज जो हो रहा था उसके हवाले से तालीमी अदारों को खोलने के लिए जो हमने इनाम के लॉन्ग मार्च किया, उसके साथ ही स्टैट्स बड़े बारह या तो WHO गलत कह रहा है या ये लोग गलत कह रहे हैं, तो दोनों को अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को देखना है। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल ही वो एक जगह है जो कि पूरे पाकिस्तान में महफूज तरीन जगह है बच्चों के लिए। वो इसलिए इकरार मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने MCOC के जो है सदर अरशद उमर ने किया, और जितने हमारे गुजरा तालीम साहब ने कहा कि कोरोना स्कूल से निकला। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक तो इन्होंने स्कूल बंद रखे हुए थे, इस शहर के अंदर एग्जाम भी चल रहे थे, लेकिन इन्होंने 19 शहरों को बंद किया हुआ था। तो फिर ये जो कोरोना जो फैला ये कम स्कूल से तो नहीं ना फैला, ये घरों से फैला, गाँवों में बच्चे हुए। वो बात तो ठीक है काशिफ साहब, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन तो है ना। ये तो नहीं है कि सब सारा गुडी गुडी तो नहीं है। आज जो NCOC का इजलास हुआ है उसमें भी बड़े कंसर्न शो किए गए। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन जाहिर है शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब को। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं क्या पूरी कौमी जाहिर है आपको सुनना भी चाहती है इस मामले पर। ये जो एक कंसर्न शो हुआ और कल ये खबरें बड़ी तेजी से गर्दिश करने लगी कि पंजाब में बच्चों में कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो सामने आए भी हैं, और उनके जो टेस्ट किए गए उसमें नंबर बताया गया 176 बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव थे। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन देख रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया जी इस अपॉर्चुनिटी का। देखें, बच्चे पहले भी अफेक्ट हुए थे, आज से 6 माह पहले भी, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा अपना एफिलिएटेड अदारा है लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहाँ 3 की डेथ भी हुई थी। वो एक डिफरेंट मामला था और वो दुनिया में हुए थे, जिसको हमने एक नाम दिया था कावासाकी डिजीज, कि उधर
اس میں ہوتا یہ تھا کہ بچے افیکٹ ہوتے تھے، بچوں کو یہ ڈیزیز کانٹریکٹ ہوتی تھی اور بچے ریکور کر جاتے تھے. 6 ہفتے بعد ان کی جو دل کی نالیاں ہیں ان پہ افیکٹ کرتی تھی اور پھر اسی سے وہ جان لیوا ہو جاتی تھی. تو اس دفعہ وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ نہیں ہوئی، رپورٹ کیسز بہت کم ہوئے تھے، صرف 3 کی علاقتیں ہوئی تھی بچوں کی. اب اس دفعہ کیونکہ دیکھیں یہ جو وائرس ہے، جو نیا اسٹرین آیا ہے B117 جو ساؤتھ افریقہ سے شروع ہو کے یورپ میں اور پھر یو کے میں گیا اور پھر بیسیکلی یو کے میں سیٹ ہیں پاکستانی ڈسینٹ کی بہت بے انتہا فیملیز، اسپیشلی لاہور کی، اسپیشلی گجرات، میرپور اور جہلم وغیرہ کی، ان ایریا سے. اور یہ شادیوں کا سیزن ہے کیونکہ رمضان کی آمد ہے، تو لوگوں نے شادیوں پہ واپس آئے اور شادیوں پہ ظاہر ہے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں. اور شادی پہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انٹریکشن آپ کا رہتا ہے وہ اوسطاً کوئی 3 سے 4 گھنٹے رہتا ہے، اور اس میں آپ نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے اور بہت سارے میوزیکل کے بھی پروگرام ہوتے ہیں اور میک اپ کے خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ماسک پہننے کی شرح ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ایسے میں. اور یہی ہم نے دیکھا کہ جو ہاسپٹلز میں ہمارے پاس کیسز بھی آ رہے ہیں، پوری کی پوری فیملیز افیکٹ ہوئیں اور وہ انہوں نے کچھ شادی اٹینڈ کی 10 دن 12 دن پہلے، یا کچھ شادیاں مہندیاں اٹینڈ کی. تو یہ چیز پھر بچوں کو کانٹریکٹ ہوئی، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک انڈر رپورٹنگ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا، اس سے بہت زیادہ بچے افیکٹ ہوئے ہوں گے. دیکھیں پبلک ہیلتھ کا یہ ایک اصول ہے کہ جب ایک کیس آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اس سے 2 سے 3 ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے فالس سسٹمز میں بھی. ہمارا تو ظاہر ہے فالس سسٹم نہیں ہے کیونکہ بچوں کے اکثر لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کراتے اور بچوں کو آئسولیٹ بھی نہیں کرتے. اور کیونکہ ابھی تک پرسیپشن یہ ہے کہ اس میں وائرس نے بچوں کو اسپیئر کیا ہوا تھا، کسی حد تک کیا بھی تھا، صحیح پرسیپشن تھا. لیکن جب سے یہ ویریشن آئی ہیں، اس میں 17 ویریشن آئی ہیں اس وائرس میں، جس میں سے 2 میوٹیشنز ہیں اور 7 اسپائک پروٹینز کی آئی ہیں. اسپائک پروٹینز وہ ہیں جو اس کے اوپر اسٹڈ سے لگے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ وائرس اٹیچ ہوتی ہے آپ کی ہیومن باڈیز میں ایس ریسپٹرز جو لنگز میں ہیں. تو ان کی جب ویریشنز آئی ہیں ان کی وجہ سے اس وائرس کے لگنے کے چانسز آپ کو تقریباً 75 سے 80% بڑھ چکے ہیں. دوسری ویریشن یہ آئی ہے کہ بچوں کو زیادہ یہ افیکٹ کر رہی ہے. اور تیسری جو اب ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ویریشن آئی ہے کہ اس سے ویرولنس بھی زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ موٹیلٹی ہو گئی ہے، یعنی کہ ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہو گیا ہے. اور اس کا لنگز کا اٹیک کرنا اور آپ کے خون کے نظام کو کلاٹ کرنا بھی بہت زیادہ شدید ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ وائرس. پروفیسر صاحب قطع کلامی کی مجھے معافی دیجیے گا، میں ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں، بریک سے فوراً واپس آ رہی ہوں. اور یہ جو کنسرن ہے کووڈ کا، ظاہر ہے کووڈ-19 کا، اور اس خدشے پر ہم جب بار بار بات کر رہے ہیں تو میں ذرا پروفیسر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ہمیں بچوں کے اسکولز کا جو ایک معاملہ ہے جس پر بڑا کنسرن ہے پیرنٹس کا، اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہوگا اور ہمیں ایس او پیز کے لیے کس طرح سے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، شاید اس پر بات ہونا بہت ضروری ہے. رائٹ آفٹر دس بریک، یو واچنگ ساتھ سے آتے. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر UHS، اینڈ کاشف مرزا، صدر آل پرائیویٹ اسکول فیڈریشن. میں کاشف صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن میں ذرا پروفیسر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، بلکہ 2 سوال ہیں. پروفیسر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا جو بچے خدا نہ خواستہ مثبت آ رہے ہیں ان کو کس طرح ویکسینیشن کا کیا عمل ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ اور دوسرا اہم سوال سر یہ کہ کیا جو اسکولس کے بارے میں جو پیرنٹس کا کنسرن ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجیں یا نہیں بھیجیں اور پریشان ہو رہے ہیں وہ، تو کتنا اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہوگی ایجوکیشن سسٹم یا ایجوکیشن کے معاملے پر بچوں کے لیے؟ دیکھیں تعلیم کا جو نظام ہے وہ بہت ہی میرا خیال امپورٹنٹ اور نیسسری نظام ہے. ادروائز تو
हमारी पूरी कौम बहुत पीछे रह जाएगी। और मैं एक वाइस चांसलर हूँ, तो जाहिर है मेरी तो ख्वाहिश यही होती है कि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 2-3 लाख हमारे स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग के, मेडिकल, डेंटल, कि उनको सेफली हम इम्तिहान भी उनके लेते जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह लेते भी गए हैं, और कोई ऐसे खास कोई भी केसेस बल्कि रिपोर्ट भी नहीं हुए। क्योंकि ये स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और ये इम्तिहानात एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 100% कंप्लायंस कर सकते हैं SOPs की। और आप अब हमने ये किया हुआ है कि जो, और मैं चाहूँगा यही स्कूल वाले भी करें, कि अपने जितना भी स्टाफ है उसकी स्क्रीनिंग कराएं और उसको वैक्सीनेट कराएं, और उनको स्क्रीनिंग कराते रहें बावजूद वैक्सीनेट कराने के। तो देखें, बच्चे तो एक चीज़ है, लेकिन दूसरा स्टाफ है, अटेंडेंट्स हैं, वहाँ पे चौकीदार हैं, वहाँ पे उनके स्वीपर्स हैं, बैराज हैं, और टीचर्स हैं। तो उनको तो आप इजीली कंप्लाई करा सकते हैं ना। तो और ये बड़ी कंट्रोल्ड सी सिचुएशन होती है, और मेरा ख्याल है कि स्कूल्स में ये किया जा सकता है, जो हमने भी किया है, कि एक क्लास बजाय सुबह 8 to 2 हो, हमने उनको 2 या 3 शिफ्टों में कर दिया है विद द सेम कैपेसिटी। तो उसको स्प्लिट कर दें ताकि इनको सेफ बना लिया जाए, क्योंकि ये चीज़ तो अब 3-4 साल कहीं नहीं गई बावजूद वैक्सीन के ये चली जाए। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इसके अप्स एंड डाउन है, रोलर कोस्टर होता ही रहना है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि हमें एज सेफ एज पॉसिबल बच्चों को रख के इसको करना चाहिए। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि हमें जो हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं उनसे फ़ायदा हासिल करके एडल्ट्स को, जो आपका सवाल था कि बच्चों को वैक्सीनेशन, देखिए बच्चों में 2 स्टडीज शुरू हो चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इवन प्रेग्नेंट लेडीज में शुरू हो चुकी हैं। जनरली दीज वैक्सीन आर कंसिडर्ड सेफ इन चिल्ड्रन, लेकिन क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी 5 वैक्सीन पे इस वक्त काम कर रही है, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल अभी हमारी इजाज़त नहीं दे रहे कि हम बच्चों में ये ट्रायल करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट 3 months में वी आर प्लानिंग ए ट्रायल इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन मतलब विल बी डूइंग इट इन 8 to 12 years या 16 years तक, और इंशाल्लाह उसके फिर हमारे ट्रायल के रिजल्ट्स पे हम फर्दर अपनी जो भी गाइडलाइंस है वो बनाएंगे। लेकिन जनरली जब ये जो ट्रायल हो रहे हैं इंटरनेशनली, FDA ने अप्रूव किए हैं 2 ट्रायल, उसमें कोई इतने एडवर्स इफेक्ट नहीं आए चिल्ड्रन में, बल्कि बहुत वेल टॉलरेटेड हैं ये वैक्सीन। तो अल्टीमेटली आई थिंक दी चिल्ड्रन विल नीड टू बी वैक्सीनेटेड, बिकॉज ये केसेस हो भी रहे हैं, और पिछली दफ़ा भी आज से 6 माह पहले भी बच्चों में हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली बच्चों की मोर्टेलिटी भी हुई थी। इनको हमने खुद ट्रीट किया था उन बच्चों को, और वो अल्लाह का ये बहुत शुक्र है कि इस दफ़ा हम वो जो कावासाकी सिंड्रोम था, जो उनके हार्ट को अफेक्ट करती थी ये वायरस, वो हम अभी बिल्कुल कोई नहीं देखा, और ये अल्लाह का बहुत बहुत हम पे एहसान है कि वो नहीं देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया। काशिफ मिर्जा साहब, ये सारी चीज़ें जो अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, उसमें तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि हम शायद बेहतर तरीके से एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको चलाते हुए बच्चों को न सिर्फ ये कि स्क्रीनिंग, जो स्टाफ की स्क्रीनिंग है उसको यकीनी बना सकते हैं, और बच्चों को एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो पॉलिसी NCOC की जानिब से अगर आती है रिव्यू करने की, सो एज सदर ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फेडरेशन, आप क्या कहिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन सिस्टम भी चलता रहे, और कोविड का जो ये खतरा लोगों को ज़ाहिर परेशान कर रहा है उसको भी किसी तरह उस कंसर्न को भी सामने रखा जाए, और लोगों को तसल्ली हो सके कि उनके बच्चे एक सेफ एनवायरनमेंट में जा रहे हैं? ये तो हमारे सिटी माहिरीन जो है, जो WHO था उसके कहने के ऊपर जिस तरह की SOP किए गए थे, वही SOP घर में पिछले 100 साल में एक बात तो बहुत कैटेगोरिकली क्लियर, और प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल उसी की बात की है कि आगे अंदर जब हम बच्चों को तालीम के सिलसिले में नहीं लेकर आएंगे, ना ही वो इस तरीके से अपनी प्रयास जो है बरकरार रखनी है, तो इसे अमल दरामद करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म में आपको ऑप्शन नहीं है 750 बड़ी बच्चों का तालीमी हक है। अगर हम उनको घरों में रखेंगे तो ये तो बल्कि बात है, नुकसान है। तो अगर आप कुछ कहते हैं कि हमें इसके साथ जीता है, तो हमें इसको सिखाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। और अगर तालीम से दरवाजे बंद करेंगे, अपना पब्लिक क्रिएट करेंगे, बल्कि आप देखें कि जितने केसेस आए हैं, स्कूल जो है तालीमी इदारों को बंद करने के दरमियान आए हैं,
तो अगर ये कहीं डायरेक्ट तो बेहतर है। आई थिंक काशिफ साहब आपकी आवाज़ में काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, बट थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है, मैं चाह रही थी कि हम इसको ज़रा कंटिन्यू करते, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे प्रॉपर नहीं आ रही। मैं ये जानना चाह रही थी कि ज़ाहिर है बिल्कुल ठीक है और आपका कंसर्न बिल्कुल 100% जेन्युइन है कि एजुकेशन को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, लेकिन मैं अगला प्रोग्राम कोशिश मेरी होगी कि हम पेरेंट्स के साथ भी करें, लेकिन इस वक्त मेरी आप लोगों से दस्तबस्ता अपील है कि प्लीज़ प्लीज़ कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है, लोग इफ़ेक्टेड हैं, रोज़ाना की तादाद रोज़ाना जो है नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी 10% पर आकर हम खड़े हो गए। तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइज़र नहीं है कोई मसले की बात नहीं है, कम से कम पानी से हाथों को धो लें, जैसा तैसा भी पानी मैसर है, मास्क लगा लें। अब इस वक्त तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग फ्री में मास्क भी बांट रहे हैं, तो ये 2-3 काम कर लें ताकि हम इस वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर सकें। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।